जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपना 007 आज एक नए और एक उमंग के साथ आपका स्वागत करना चाहूंगा आपके अपने यूट्यूब चैनल भारतीय फिजिक्स में। करवा कर ही मानूंगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं भाई, लास्ट वीडियो में हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि क्या होती है आपकी फिजिक्स। जैसे चैप्टर का नाम था द फिजिकल वर्ल्ड। तो इसमें सबसे पहले आप लोगों ने डिस्कस किया था कि व्हाट इज फिजिक्स, व्हाट एंड इट्स स्कोप ऑल्सो, है ना। स्कोप के बारे में भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा भाई कि किस तरीके से हम फिजिक्स को रिसर्च लेवल पर यूज कर सकते हैं। हमने आपको दो यहाँ पर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स भी बताए थे और उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया था कि उसके कौन कौन से मेजर डोमेन्स होते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों ने शायद ध्यान दिया होगा क्लासिकल और मॉडर्न फिजिक्स के अंदर हमने डिस्टिंग्विशेबल कुछ डिफरेंट पॉइंट्स बनाए थे, ठीक है। और एक पॉइंट और था लास्ट में, फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी वाला, ठीक है। उसमें हमने कुछ आपको एप्लीकेशंस भी लिखवा दिए थे। तो ये सारा पार्ट आपका कवर हो चुका था लास्ट वीडियो में। तो आज जैसा कि आप लोग हमारी वीडियो का टाइटल देख ही रहे होंगे, तो क्या है वही वीडियो का टाइटल, रेंज इन फिजिक्स। तो भाई यहाँ पर क्या होता है, देखो ध्यान से सुनना इस चीज को। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फिजिक्स ना तो हमको पूरी पता, ना इंसान को या मानव जाति को पूरी पता, ठीक है ना। साइंस के कई सारे एक तरीके से अभिन्न हिस्से हैं जो अभी खोलना बाकी है, जिनकी ताले की चाबी हमारे पास अभी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, दिन ब दिन रिसर्च करते चले जाते हैं आगे की चीजों के बारे में। तो वही हमको यहाँ पर देखना भी है भाई। तो बेसिकली आपके पास एक अभी रेंज है पर्टिकुलर कि यहाँ से यहाँ तक की फिजिक्स हम लोग अभी पढ़ चुके हैं। तो वही रेंज आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं सेशन को। तो देखिए यहाँ पर रेंज ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स की क्या क्या रेंज हो सकती है, ठीक है। अलग अलग क्वांटिटीज की अलग अलग रेंजेस होती हैं। तो वही हमको यहाँ पर डिस्कस करना है। तो देखिए यहाँ पर पहला है आपका लेंथ और डिस्टेंसेस। लेंथ और डिस्टेंसेस में मतलब बेसिकली जो आप नापते हो, मापन दूरी जिसे हिंदी में कहते हैं, किसी भी चीज का कितनी लेंथ है, कितनी उसकी लंबाई है, ये सारी चीजों की जो बेसिकली हमने क्या देखा यहाँ पर, साइज से है। यहाँ पर टोटल बेसिकली साइज से है, रेडियस कह सकते हो आप या कोई भी ऐसी लेंथ में ले सकते हो आप। तो वो सबसे छोटी क्या है भाई, 10⁻⁻14 मीटर। 10⁻⁻14 मीटर आपकी सबसे छोटी है यहाँ पर, ठीक है भाई। तो देखिए यहाँ पर इसको, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं भाई, 10⁻⁻14 मीटर सबसे छोटी हो गई, ठीक है। और सबसे बड़ी कौन सी होगी यहाँ पर, सबसे लार्जेस्ट आपकी होगी 10⁻26 मीटर, जो कि होता है बेटा आपका साइज ऑफ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट है कि यूनिवर्स आपका क्या है, ध्यान रखिएगा, वो हमेशा स्प्रेडिंग नेचर का होता है, वो उसका साइज कोई डेफिनेट नहीं होता। तो जितना अभी तक इंसानों ने ऑब्जर्व किया है वो आपको यहाँ पर बताया गया है 10⁻26 मीटर उसकी रेडियस है, ठीक है ना। या उसकी जो रेडियस होगी यूनिवर्स की वो 10⁻+26 मीटर में है। तो सोचिए कितनी बड़ा है हमारा यूनिवर्स। और अभी एक की पॉइंट है यहाँ पर, यूनिवर्स आपका कोई डेफिनेट इतना बड़ा गोला नहीं है, वो हर सेकंड लाइट की भी स्पीड की तेजी से एक्सपेंड कर रहा है। ये थ्योरी आपकी अभी आ चुकी है, कंफर्म भी हो चुकी है कि यूनिवर्स हमेशा एक्सपेंड करता रहता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर अब आते हैं स्मॉलेस्ट में। स्मॉलेस्ट में साइज ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से छोटा अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा। उसके अंदर कुछ पार्टिकल्स होते हैं, पाई मेसन, पाई आपके गामा अल्फा बीटा वगैरह, कुछ पार्टिकल्स का एमिशन भी होता है यहाँ पर, न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो का। वो सारी चीजें आप अभी आगे पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली जो साइज आपको डेफिनेट है वो है सिर्फ न्यूक्लियस का, जिसका आपका 10⁻⁻14 मीटर इसका साइज है, ठीक है ना, मिनिमम। इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख लो, 10⁻40 का इसमें लगभग लगभग अप्रोक्सीमेटली ऑर्डर का डिफरेंस आ जाता है। कोई दिक्कत नहीं आता। चले अब आपका आता है बेटा रेंज ऑफ मास। मास की रेंज क्या हो सकती है, कितना मास इंसानों ने अब तक जाना है। इंसानों का सबसे छोटा स्मॉलेस्ट जो नापा है यहाँ पर वो है 10⁻30 किलोग्राम। इसका है ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस ऑर्डर का होता है बेसिकली, ठीक है ना। यहाँ पर अगर आप देखोगे 10⁻+55 किलोग्राम, सोचो कितना ज्यादा हो गया ये मास, है ना। जब मास इतना है तो सोचो वेट इसका 10 टाइम्स होगा, बहुत भारी है भाई, यूनिवर्स का मास है ये। चलिए अब आते हैं आपके रेंज ऑफ टाइम पर। तो टाइम की रेंज क्या हो सकती है ये हमको देखना है। देखिए समय मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक रहा है समय। क्यों, क्योंकि इसमें इतने सारे कंसेप्ट है, इतने ग्लोरियस कंसेप्ट है ना कि आप खुद भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे। समय की डोरी का इतना ज्यादा चक्कर रहता है कि हम उसको समझने में काफी ज्यादा मजा भी आता, समझने में ऐसी बात नहीं है, मजा आता है। चलिए देखिए रेंज ऑफ टाइम क्या है यहाँ पर, 10⁻22 सेकेंड, ठीक है। उसके बाद -22 सेकेंड है, किसका टाइम है ये, टाइम टेकन बाई लाइट टू क्रॉस न्यूक्लियस। देखो लाइट बहुत तेज चलती है, ब्रह्मांड में सबसे तेज स्पीड किसकी है, लाइट की है। तो लाइट, न्यूक्लियस सबसे छोटा है ना न्यूक्लियस, उसको क्रॉस करने में जितना समय लगेगी वो सबसे कम समय हो जाएगा ब्रह्मांड में किसी भी एक्टिविटी का। ये बताना चाह रहे हैं यहाँ पर कि ब्रह्मांड में किसी भी एक्टिविटी का, यूनिवर्स के अंदर किसी भी एक्टिविटी का सबसे कम समय 10⁻22 सेकंड होता है, जो कि किसके लिए है आपका
कि जो टाइम टेकन लग रहा है लाइट को क्रॉस करने में न्यूक्लियस को। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पर, लार्जेस्ट क्या है भाई, 10⁻+18 सेकेंड। ये क्या है भाई सर, ये क्या है, ये है कि सन की लाइफ कितनी है, सन कितने साल जिएगा या कितने सेकंड्स जिएगा, बेसिकली 10⁻+18 सेकेंड है ये। अरबों खरबों से भी बहुत, मतलब बहुत ज्यादा सेकंड है ये। इसको आप जब कन्वर्ट करोगे तो बिलियंस ऑफ ईयर्स में आ जाएगी इसके ईयर निकल के, ठीक है ना। चलिए अब आता है आपका नेक्स्ट, रेंज ऑफ एनर्जी। एनर्जी की रेंज क्या होती है देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मिनिमम एनर्जी 10⁻20 जूल, ये भी एकदम नेग्लिजिबल का भी नेग्लिजिबल अमाउंट है ये, ना के बराबर है बिल्कुल। और ये बहुत ही ज्यादा एनर्जी किसकी है, बिग बैंग थ्योरी बेसिकली, सॉरी ये आपकी बिग बैंग थ्योरी है। बिग बैंग थ्योरी हमने लास्ट आपके साथ डिस्कस भी किया था थोड़ा सा, कि नेबुला हाइपोथेसिस आई थी जिसके कारण क्या हुआ था, एक बूम हुआ था बहुत तेजी का, जिससे क्या हुआ था, पूरा ब्रह्मांड की रचना हुई थी। अभी तक शॉर्ट में अभी आप इतना ध्यान रखना, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे हम, ठीक है ना। तो इसमें क्या हुआ था, 10⁻68 जूल एनर्जी क्या हुआ था, एमिट आउट हुई थी, रेडिएट हुई थी। यहाँ पर इतनी सी होती है बस, ये किसके लिए, बहुत ही छोटा है, एनर्जी टू ब्रेक वन बॉन्ड इन डीएनए। तो जो डीएनए होता है हमारा, या किसी भी आप ऑर्गेनिज्म का डीएनए देखें, स्पीसीज का डीएनए देखें, उसके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए बहुत ही कम एनर्जी चाहिए, है कि नहीं। अरे सिंपल, आपके पास ब्लड है, ब्लड का जो बॉन्ड बेसिकली क्या है, ब्लड की एक बूंद अलग कर ली तो बहुत ही आसानी से डीएनए की एक बूंद अलग हो जाती है। ये बताना चाह रहा सिंपल यहाँ पर। तो चलिए अब आप इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका फटाफट से, क्योंकि ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना, कई सारे कॉम्पिटिशन में ये पूछ सकता है आपसे, ठीक है ना। तो इसको याद करिए जल्दी फटाफट स्क्रीनशॉट ले। तो चलिए भाई, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, कि हमने यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट यहाँ पर आपका मेंशन किया है, वो क्या है, रेंज ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। कि यहाँ पर नेचर में कौन कौन से फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं, जिसके बारे में हमको यहाँ पर पढ़ना है। तो चलिए देख लेते हैं फटाफट से। तो 4 फंडामेंटल फोर्सेस, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे भाई, 4 फंडामेंटल फोर्सेस यहाँ पर होते हैं, ठीक है। पहला आपका होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जिसको हम शॉर्ट में कह देते हैं SNF, ठीक है। सेकंड आपका होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इसको बोलते हैं EM फोर्स। थर्ड आपका होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स, एंड फोर्थ आपका होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसका सिंबल है बेसिकली ये H, ठीक है ना। तो इन चारों के बारे में हमें यहाँ पर डिस्कस करना है, तो फटाफट से एक एक करके चारों के बारे में देख लेते हैं। यही 4 फोर्सेस है, फंडामेंटल फोर्सेस है, जिनके आधार पर पूरे फिजिक्स की रेंज टिकी हुई है भाई, ठीक है। मेन ये 4 फोर्सेस की रेंजेस है हमारे पास। तो इसमें अपनी कुछ रेंज होगी, है ना। रेंज का मतलब बेसिकली आपको पता है कि इस वैल्यू से लेकर के इस वैल्यू तक के लिए ये वाला फोर्स लगेगा, फिर ये फिर ये फिर ये, इस तरीके से यहाँ पर आते चले जाएंगे। तो इनका ये जो ऑर्डर है, इसको आप ध्यान रखना कि सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है, ये वाला स्ट्रॉन्गेस्ट होता है भाई ये, ठीक है ना, स्ट्रॉन्गेस्ट। और ये आपका होता है सबसे ज्यादा वीकेस्ट फोर्स। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए कि करके इनके बारे में और डिटेल से पढ़ लेते हैं, तो देखते हैं यहाँ पर। चलिए, तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं यहाँ पर, कि हमें यहाँ पर पहला पॉइंट अपना देखना है, वो क्या है भाई, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। तो वो क्या कहता है भाई, इसके बारे में देख लेते हैं। ये आप ध्यान रखना यहाँ पर, ये आपका ए वाला फोर्स हो जाएगा, मान लीजिए ए पार्ट, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जिसको हम SNF कहते हैं। ये किस चीज के बीच में लगेगा बेटा, प्रोटॉन प्रोटॉन या फिर प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो जाहिर सी बात है, न्यूक्लियर फोर्स है ना, तो न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन से पार्टिकल होते हैं, आपके क्या कहते हैं उनको, न्यूक्लियॉन्स होते हैं। तो न्यूक्लियॉन्स का नाम क्या है भाई, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, बस ये दोनों तो होते हैं। तो या तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, या फिर प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में कोई भी फोर्स नहीं लगता, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पास होते हैं और एक ही साथ रहते हैं, इसलिए, ठीक है ना। वो न्यूट्रल होता है पार्टिकल, इसलिए उस पर ज्यादा कुछ फोर्स का इफेक्ट नहीं देखा जाता है। तो यहाँ पर अब जो मीन अभी हमने आपसे के साथ पहले डिस्कस किया था कि 10⁻15 मीटर होती है किसकी, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। चलिए अब यहाँ पे 2 पॉइंट बन जाते हैं। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए स्मॉल आर है क्या है, तभी तो आप बता पाओगे। तो स्मॉल आर से भाई कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर जो आपका स्मॉल आर है, वो क्या कहता है भाई, ये आपका सेपरेशन की बात करता है, ठीक है ना। सेपरेशन बिटवीन, बताइए किस किस के बीच में, 2 पार्टिकल्स के बीच का सेपरेशन, जिनके बीच में आपका फोर्स लग रहा होगा यहाँ पर, उसके बारे में हमको बात करना है यहाँ पर। तो जैसे कि मान लीजिए आपके पास 2 पार्टिकल है, एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल यहाँ है। इन दोनों के सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस है यहाँ पर, इसको हम आर कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ये 2 पार्टिकल अगर न्यूक्लियस के अंदर ही लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो रेंज बनेगी वो 2 प्रकार से रेंज देखी जाएगी। पहली कि अगर आर की वैल्यू न्यूक्लियस के अंदर लाई कर रही है, मतलब 10⁻15 जो मीटर है उससे छोटा होगा या उसके बराबर होगा,
मतलब पार्टिकल की रेंज क्या होगी, अभी न्यूक्लियस के अंदर ही है वो। तो यहाँ पर कौन सा फोर्स होगा, और अगर ये वाली कंडीशन है तो यहाँ पर कौन सा फोर्स होगा। तो जल्दी से आप लोग सोच लीजिए इसका नाम क्या हो सकता है, बताइए क्या हो सकता है इन दोनों में। आप खुद सोचना एक बात, यहाँ से दोनों के लिए एग्जाम्पल निकल के आ जाएंगे। देखो क्या होंगे, यहाँ पर जब फोर्स इससे कम होता है तो कैसा रहता है हमेशा बेटा, आप लोग याद रखेंगे, अट्रैक्टिव रहता है। और जब आर की वैल्यू 10⁻15 से बड़ी होती है तो यहाँ पर हमेशा काम करता है आपका क्या, बताओ, रिपल्सन फोर्स। ठीक है भाई, रिपल्सन फोर्स यहाँ पर काम करता है। तो अट्रैक्शन फोर्स कौन सा होता है बताइए, अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है ना, अट्रैक्शन फोर्स या अट्रैक्टिव फोर्स आप कुछ भी कह सकते हो यहाँ पर। तो कौन सी होगी ये, क्यों होगा, बेसिकली ये भी रीजन बताओ। बिकॉज यहाँ पर कौन कौन से पार्टिकल हैं, लाइक पार्टिकल्स हैं, आप ये कह सकते हैं, या फिर न्यूक्लियॉन्स हैं, न्यूक्लियॉन्स की वजह से। क्योंकि न्यूक्लियस हमेशा कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, न्यूक्लियस के अंदर। अगर वो मान लो इलेक्ट्रॉन उनके बाहर है, वो प्रोटॉन को खींच के अपनी तरफ लेकर आए, अगर किसके जरिए, अट्रैक्टिव फोर्स के जरिए। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में आपका अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है, वो उसको खींचने की कोशिश करेगा बाहर की ओर। लेकिन क्या वो खींच सकता है, अगर ऐसा होगा तो आपका क्या होगा, न्यूक्लियस बर्स्ट कर जाएगा, जिससे कि एटम एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, पहली कंडीशन। तो ये यहाँ पर इसलिए नेचर ने इस तरीके से इसको बनाया है कि यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स ही काम करेगा, जिससे कि वो बाहर ना निकल पाए, बाहर ना निकल पाए, पहली चीज। दूसरी चीज कि अगर यहाँ से आप बाहर चले गए, न्यूक्लियस के बाहर जब आप आ गए, तो ये फोर्स तो काम करेगा नहीं, करेगा तो बहुत ही वीक अमाउंट में करेगा। तो इसलिए हम यहाँ पर बात करेंगे रिपल्सन की। किस किस के, ध्यान रखना, ये जो रिपल्सन है ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स वाला रिपल्सन है। और ये किस किस के बीच में काम कर जाएगा यहाँ पर बताइए मुझको। ये काम कर जाएगा आपका फिर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के बीच में, क्योंकि ये भी न्यूक्लियस के अंदर आता है ना, इसलिए ये वाला जो फोर्स है हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ही बोल रहे हैं। ध्यान रखना इस बात को। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे भाई, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा, अगर ये पूरा टाइम हमेशा अगर ये फोर्स अट्रैक्टिव की तरह बिहेव करता रहा, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेंगे प्रोटॉन। और ऐसा कभी नहीं हो सकता, आपकी क्लास 9th में भी देखा होगा। इसके बारे में भी आगे और डिस्कस करेंगे जब ये चैप्टर पढ़ेंगे न्यूक्लियस। ठीक है ना। तो अट्रैक्टिव फोर्स के अंदर ये वाली बातें आपको समझ में आ गई होंगी, आई होप सो। न्यूक्लियस के बारे में यहाँ पर डिस्कस करा जाता है। रिपल्शन के बारे में बात भी आपको समझ में आ गई होगी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नहीं बर्स्ट कर सकता एटम न्यूक्लियस के अंदर जाकर के, जिससे कि एटम बर्स्ट हो सकता है। तो ये वाली बातें समझ में आ गई होंगी आपके इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन वाली। ठीक है ना। अब इसके बाद आपका आता है यहाँ पर फोर्स डिपेंड ऑन आर एस। फोर्स और इंटर मोलिकुलर सेपरेशन, या आप ये कहते हैं सेपरेशन बिटवीन टू पार्टिकल्स के बीच का रिलेशन क्या है यहाँ पर। रिलेशन को इस प्रकार से है भाई कि एफ की जो वैल्यू को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसकी पावर के, 7th पावर ऑफ आर। यानी कि एफ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर की पावर 7 के। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है भाई, ये भी आप लोगों को पढ़ना बाकी है, अभी आगे बताएंगे इसके बारे में। अभी आप शॉर्ट में ध्यान रखना कि इनवर्स है, उल्टा रिलेशन है। अगर मैं आर की वैल्यू को बढ़ाऊंगा तो एफ की वैल्यू कम हो जाएगी, आर की वैल्यू को कम करूंगा तो एफ की वैल्यू बढ़ जाएगी। सारी बातें भी डिस्कस करेंगे, अभी हम यहाँ पर आपको खाली शॉर्ट में बता रहे हैं। ठीक है, अभी आप इसको थोड़ा डायरेक्ट याद रखना, इसके बारे में भी आगे पूरा डिस्कशन करेंगे, इनवर्सली क्या होता है, डायरेक्टली क्या होता है। ठीक है ना, पैराबोलिक वेरिएशंस कैसे देखे जाते हैं, सारी चीजें देखेंगे अभी आगे। तो एक लास्ट पॉइंट और इसमें है कि ये आपका किस ऑर्डर का होता है भाई, 10⁴ न्यूटन ऑर्डर का होता है। मतलब इसका जो आंसर आता है लगभग लगभग इसके बराबर आता है निकल के। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। तो ये आपका हो चुका है यहाँ तक कवर। चलिए भाई देखिए यहाँ पर आपसे बोल रहा है अब नेक्स्ट पार्ट आपका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो इसमें क्या होता है बेटा, यहाँ पर देख लेते हैं फटाफट से कि किस किस के बीच में लाई करेगा भाई, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है कि अब हम न्यूक्लियस से बाहर आ चुके हैं, अब हम आ चुके हैं बेसिकली अपने पूरे एटम के अंदर। अब हम न्यूक्लियस से बाहर और एटम के अंदर की बात अभी यहाँ पर करने वाले हैं। वो देखो क्या है, वो यही कहता है कि रेडियस ऑफ एटम कितनी होती है, 10⁻⁻10। और इसको आप बोलते हो बेटा, क्या बोलते हो, एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम, ठीक है ना, इसको आप एंगस्ट्रॉम बोलते हैं। और इसमें बेसिकली ये लेंथ की ही यूनिट होती है। अभी हम इसके बारे में आगे पढ़ने वाले हैं, जिसका मतलब होता है 10⁻10 मीटर। तो ये इसका हो गया रेडियस ऑफ एटम। चलिए इसमें नेक्स्ट आता है 10⁻15 मीटर से लेकर के रेडियस ऑफ सेपरेशन कितना आएगा, 10⁻10 मीटर तक, मतलब न्यूक्लियस से बाहर एटम के अंदर। लेकिन 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 यहाँ पर एक चीज और आपने देखी होगी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आपने जब पढ़ोगे अभी आगे चलकर, तो आप ये भी देखोगे दो चार्ज पार्टिकल किसी दूरी पर रखे हैं। तो उनके एटम की तो बात करनी है, तो चार्ज पार्टिकल है मेरे पास तो किसी दूरी पर रखे हैं। तो यहाँ पर फिर तो भाई ये अप्लाई होगा एटम के बाहर भी, क्योंकि ये तो ज्यादा दूरी पर रखे होंगे। क्योंकि दो एटम अपने आप से अगर एक सेपरेशन उनका आप देखते हैं तो वो किसके बराबर आएगा। देखिए यहाँ पर दो एटम अगर बिल्कुल पास पास भी रखे हैं ना,
तो भी उनके बीच में आर का सेपरेशन तो यहाँ पर रहेगा ही रहेगा, जो कि डायमीटर बन जाएगा इसका। बात समझ में आ रही है? इसको दोबारा देखो बड़े में, ये बोलना चाह रहे हैं कि दो एटम मेरे पास है जो कि चिपके हुए हैं ये, ठीक है ना। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो सेपरेशन बैठेगा आर, ये बैठेगा रेडियस आर, ये तो कितना हो गया, ये 2 एंगस्ट्रॉम हो गया भाई। अब तो समझ आ गया होगा, 1 एंगस्ट्रॉम ये, 1 एंगस्ट्रॉम ये, मतलब 10 की पावर -10 + 10 की पावर -10। इस तरीके से इनका इतना सेपरेशन तो रहेगा ही दो एटम के बीच में। लेकिन अब आप क्या कहना चाह रहे हो, जो चार्ज पार्टिकल किसी दूरी पर रखें, मतलब उसकी दूरी ज्यादा हो गई, इससे रेंज से बाहर निकल जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर एक बात और बोली जाती है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो एटम के अंदर भी काम करता है और एटम के बाहर भी काम करता है। और बाहर कहाँ तक काम करता है, ये वाली बात आपको यहाँ से दिख जाएगी कि बट इट एक्ट्स ऑन इनफाइनाइट एज वेल, मतलब ये इनफाइनाइट तक काम करता है पूरा। बाहर तो काम करेगा ही करेगा, अंदर भी काम करेगा न्यूक्लियस में, मतलब बेसिकली एटम में, न्यूक्लियस के बाहर, ठीक है ना। बेसिकली आप इसकी रेंज ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, कि यहाँ पर जो इसकी रेंज है वो हो जाएगी बेसिकली इनफाइनाइट से लेकर के, यहाँ पर आप इसकी आर की वैल्यू अगर आप देखोगे तो कहां से होगी भाई, 10 की पावर -15 से लेकर के इनफाइनाइट तक। मतलब इससे बड़ी ऊंची तो एटम भी कंक्लूड हो गया, इसमें इंक्लूड हो गया, और यहाँ पर इनफाइनाइट भी इसमें इंक्लूड हो गया। मतलब बात समझ में आ रही है? ये हो गया इसकी रेंज। चलिए अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इट इज सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, जो कि आप देख ही चुके हो। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस फोर्स के बाद इसी का ही नंबर आता है यहाँ पर, ठीक है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस फोर्स आपने अभी पढ़ा था ना, पहला जो था, उसके बाद इसी का नंबर आया था सेकंड नंबर पर। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स यही माना जाता है, जिसे तोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है, जिससे आप ओवरकम करते हैं, तो इसके बहुत ज्यादा आंसर आता है इसका भी। अच्छा, इसमें एक चीज और दे रखी, रीजन क्या है, बाय विच कंप्लीटली फिल्ड शेल्स कैन नॉट ब्रेक। मतलब जो कंप्लीटली फिल्ड शेल होती है, जैसे कि मान लो 2,8 है, ठीक है, शेल है ये, तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, कंप्लीटली फिल्ड नहीं है शेल, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके हैं, अब नेक्स्ट शेल है। तो पहले जब आप थोड़ी सी एनर्जी किसी को दोगे तो उसमें से ये नहीं कि डायरेक्ट अंदर वाली शेल से बाहर निकल जाएगा। कंप्लीटली फिल्ड शेल के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अप्लाई हो रहा होगा बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स एज वेल, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब हो रहा होगा तो आप देख पाओगे कि आप उसे ब्रेक नहीं कर पाओगे इस फोर्स की वजह से, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक पॉइंट बन जाता है, और इसका जो ऑर्डर होता है वो 10 की पावर +2 न्यूटन का होता है, जो कि काफी ज्यादा है भाई ये भी, ठीक है। आई होप तो यहाँ तक आपको समझ आ गया। चलिए भाई देख लेते हैं यहाँ पर क्या है भाई यहाँ पर। तो देखिए, जैसा कि अभी आपने देखा था, वीक न्यूक्लियर फोर्स हम यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। तो बिटवीन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ये लगता है हमेशा, ध्यान रखना आप लोग। वीक न्यूक्लियर का मतलब क्या हो गया, बेसिकली न्यूक्लियस के पास वाला, ठीक है। यहाँ पर इस टर्म को ध्यान रखना, वीक न्यूक्लियर का मतलब क्या होगा, न्यूक्लियस के पास जो वीक फोर्सेस काम करते हैं उसकी ये बात कर रहा है। तो कौन से फोर्स हैं वो, जो कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में लगेंगे, ठीक है। ये इसमें मेन चीज है। अच्छा, इसमें दूसरी बात क्या बोली जाती है कि इट इज एक्ट बिटवीन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ द एटम। आउटर मोस्ट शेल में आपको भी पता है प्रोटॉन तो आएंगे नहीं, न्यूक्लियस को बाहर है कि नहीं, न्यूक्लियस के बाहर प्रोटॉन तो आ नहीं सकते। तो यहाँ पर कौन से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कहाँ लाई करते हैं, इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन जो पेयर है वो कहाँ लाई करता है, आउटर मोस्ट शेल के अंदर, है कि नहीं। ये आपको पता होगी बात, नहीं पता तो कोई बात नहीं, आउटर मोस्ट शेल में ये लाई करता है। अब आउटर मोस्ट शेल में आपने इतना सुना होगा लेकिन, कि जब हम अपने कॉम्ब को क्या करते हैं भाई, बताइए, रब करके अपने हेयर्स पर लाते हैं, तो वहां पर क्या होता है, कॉम्ब के ऊपर वो चार्ज पार्टिकल जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो आउटर मोस्ट शेल से निकलकर बाहर की तरफ थोड़ा सा मूव करते हैं। उससे क्या होता है, वहां पर चार्ज डेवलप हो जाता है उस बॉडी में। तो रबिंग करने से सिंपल क्या, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो जाता है, या इलेक्ट्रॉन चार्ज हो जाता है कि नहीं। कुछ इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से हट करके दूसरी बॉडी पर एक्स्ट्रा आ जाते हैं, जिसके कारण वहां पर चार्ज डेवलप हो जाएगा, ठीक है ना, रबिंग से। तो रबिंग से क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लीव कर देते हैं अपनी शेल को। कोई दिक्कत नहीं आता किसी को, ठीक है भाई, इसको ध्यान रखना। अब इसके बाद यहाँ पर इसकी रेंज क्या बनती है, ये आपको पता है, न्यूक्लियस के बाहर काम करेगा ये। तो न्यूक्लियस से बाहर और एटम के अंदर, तभी तो इलेक्ट्रॉन लाई करता है हमेशा, इलेक्ट्रॉन लाई हमेशा एटम के अंदर ही करता है, बाहर निकले किसी और एटम में चला जाएगा बस। अगर वो लीव करता है आउटर मोस्ट शेल को, तो ये नहीं हवा में लीव कर जाएगा, किसी और एटम में जाएगा। तो इसलिए वाली बात ध्यान रखना आप लोग, ये वाली रेंज। अब यहाँ पर एक बात आ जाती है, इट इज ऑफ ऑर्डर 10 की पावर -9 मीटर का इसका ऑर्डर होता है, 10 की पावर -9 न्यूटन का, ठीक है ना। अब आता है इसमें नेक्स्ट लास्ट आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आप सभी ने सुना होगा भाई। ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है, कि न्यूटन की ग्रेविटी में क्या होता है भाई, चीजें नीचे आती हैं, और रॉकी की ग्रेविटी में क्या होता है भाई, लोग ऊपर जाते हैं, ठीक है ना। तो वही वाली बात यहाँ पर है। ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होता है कि ये मैक्रो ऑब्जेक्ट्स होते हैं आपके को, जो मैक्रो ऑब्जेक्ट्स मतलब आपको बताया था लास्ट टाइम, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट हैं, है ना, उनके बारे में बात कर रहे हैं। नॉर्मल मीडियम साइज के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनके बीच में हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, और ये न्यूक्लियस से या बेसिकली एटम से बाहर काम करता है हमेशा।
मैंने भी आपको बताया था ये दो मार्कर है, इनको जब आप जोड़ दोगे तो इसके बीच में अभी भी मिनिमम कितना सेपरेशन रहेगा इस तरीके से, जो इनके एटम का डायमीटर है। ठीक है, तो हम एटम के बाहर ही तो हैं दोनों, एटम के बाहर की डिस्टेंस होगी दोनों, यहाँ पर इन दोनों के मार्कर को जोड़ भी दोगे तब भी तो अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा, जिसको आप बोलते हो ग्रेविटेशनल फोर्स। कैसा फोर्स होता है बताइए, आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, ये हमेशा ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर का होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अब इसमें जो आर की वैल्यू सेपरेशन जो होता है 10⁻10 मीटर से ज्यादा होता है, 1 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा होता है। और कहाँ तक के लिए बात करते हैं, फिर इनफाइनाइट तक के लिए ये वर्क करता है, क्योंकि आपको पता है सन ऑन अर्थ, सन और अर्थ के बीच में काफी बड़ा डिस्टेंस है भाई। ठीक है ना, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का डिस्टेंस है इनके बीच में, ये भी हम आगे अभी पढ़ेंगे। तो वहां पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। उसके बाद में आपका आता है कि किस ऑर्डर का होता है, 10⁻34 न्यूटन, बहुत ही वीक होता है ये वीक होता है भाई, सबसे ज्यादा वीक होता है, ये वीक अट्रैक्टिव फोर्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आता। तो चलिए अब इसमें एक पॉइंट और है लास्ट, इनके रेशियोज देखने हमको सभी के, तो इनके रेशियोज देख लेते हैं फटाफट से, देखिए इनको यहाँ पर। तो चलिए भाई, जैसा कि आप देख रहे हैं रेशियोज में हमने यहाँ पर बात करी थी कि रेशियोज इनका देखना है फटाफट से, क्या होगा, ज्यादा नहीं है। सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स, रेशियो वीक न्यूक्लियर फोर्स, रेशियो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, रेशियो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इनके आपस में रिलेशन क्या है, बेसिकली ये बोला जा रहा है। तो देखो इसका मतलब क्या है जो लिख रहा है, इस लाइन का मतलब ये, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स का जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है कितने टाइम्स है, 10⁻25 टाइम्स है। ठीक है, और ग्रेविटेशनल फोर्स का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स का कितने टाइम्स है, 10⁻36 टाइम्स है। और ये इसका कितने टाइम्स है भाई, 10⁻38 टाइम्स है। समझ में आया आपको, ये आपके पास डायरेक्ट कॉम्पिटिशन में कई बार पूछे गए इनके रेशियो कि द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो क्या होगा, तो वो होगा 1:10⁻36। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज और आ जाती है, इन दोनों का रेशियो आप देखोगे तो कितने टाइम्स है ये, इसका निकाल लोगे आप डिफरेंस, कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा अप्रोक्स। ठीक है ना, आगे चलिए। इसमें क्या आएगा आप बताइए। हम्म, ये आ जाएगा 10⁻11 माइनस करोगे तो। ठीक है, और ये आपका आ जाएगा यहां से यहां, अगर आप देखोगे तो ये आपका अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 10⁻2 न्यूटन। किस किस के बीच में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स टू द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बीच का जो रेशियो है वो 10⁻2 टाइम्स है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना, बेसिकली इस तरीके से यहाँ पर रिलेशन देख लिया जाता है। चलिए, तो यहाँ पर अब आता है बेटा नेक्स्ट एक लास्ट पॉइंट है इसमें, तो ये होता है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में। देखो यहाँ पर अभी हमने जो बताया है, ये और ब्रांच होती है, मैंने बताया था आपको लास्ट टाइम, मॉडर्न फिजिक्स में ये आती है बेसिकली, क्वांटम मैकेनिक्स जब हम पढ़ते हैं तो उसमें रिलेटेड इसके कई सारी चीजें इसमें यूज हो जाती हैं, जो कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात करता है। तो इसमें बेसिकली एक मेन फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, E=mc², ये आपने कई बार सुना होगा। ये क्या होता है भाई, आइंस्टीन का एनर्जी मास इक्विवेलेंस रिलेशन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, जो कि एक तरीके से स्टार्टिंग भी फिजिक्स की, इसलिए यहाँ पर रखा गया है। तो इसका कहने का मतलब यही है कि हमेशा जब भी पूरे यूनिवर्स में, अभी आप आगे पढ़ोगे, क्या फॉलो होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एज वेल। मास, एनर्जी और मोमेंटम का लॉ ऑफ कंजर्वेशन, मतलब वो हमेशा कंजर्व रहते हैं, संरक्षित रहते हैं। संरक्षित मतलब बोले तो आपको इस तरीके से समझ सकते हो इस चीज को, कि वो कभी खर्च नहीं होते, जितने हैं उतने ही रहेंगे पूरे ब्रह्मांड में। टोटल अगर आप देखोगे मोमेंटम में टोटल मास देखते हो पूरे ब्रह्मांड का, तो वो उतना ही कंजर्व रहेगा। ठीक है, थोड़ी बहुत दिक्कतें, मतलब एक तरीके से एक्सपेंशन जब होता है चेंज होता है, लेकिन अभी आप ऑब्जर्व करके किसी पर्टिकुलर टाइम पर देखोगे तो वो चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप देख रहे हो E=mc² में, तो यहाँ पर ये बोला जाता है कि एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू मास एंड मास इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी। इसका मतलब क्या है कि मास से एनर्जी बनाई जा सकती है और एनर्जी से मास बनाया जा सकता है, कि मतलब मास है तो एनर्जी है, एनर्जी है तो मास है। ये बात समझ में आ गई आपके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है भाई। इससे आपके कई सारे कहते नहीं लॉक खुले थे, आइंस्टीन ने जब ये दिया था तो इससे कई सारे कंसेप्ट क्लियर हुए थे, क्वांटम मैकेनिक्स में कई सारी हेल्प हुई थी, कई सारी रिसर्च इसके ऊपर पूरी की पूरी टिकी हुई है। ठीक है ना, वरना आपको कभी भी फिजिक्स एक तरीके से फॉलो नहीं हो पाती ढंग से,
क्योंकि कई सारे फिनोमिनाज ऐसे होते हैं जहां पर आपकी एनर्जी मास में कन्वर्ट हो जाती है और मास कुछ हद तक डिफेक्ट आता है तो वो एनर्जी के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये हमको बताता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी फॉलो हमेशा होते हैं। बस ये है कि ये अपनी फॉर्म को चेंज कर लेता है, मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी मास में। जो कब होगा? जब ये स्पीड ऑफ लाइट, ये सी क्या होता है बेटा? स्पीड ऑफ लाइट होती है कि जब कोई मास स्पीड ऑफ लाइट से मोशन करता है तो वो एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, या उसके पास ये एलिजिबिलिटी आ जाती है। ठीक है ना? तो सी की वैल्यू आप लोग ध्यान रखना भाई, कितनी आती है निकल के? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और वी कैन से 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। कितनी ज्यादा स्पीड है ये, बात समझ में आ रही है आपके? तो यही था आपकी इस पूरी वीडियो में भाई। ठीक है, आज आप लोगों ने पढ़ा है, जैसे कि रेंजेस पढ़ी है इसमें, तो ये सारी रेंजेस आपकी खत्म हो चुकी हैं यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो जो आपकी आएगी वो बेसिकली ये बताएगी, छोटी सी वीडियो है वो, उसमें क्या बताना है हमको खाली। अभी आपको चैप्टर सेकंड स्टार्ट करने से पहले, चैप्टर फर्स्ट वैसे आपका यहीं तक का था। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट में ये सारे थे, इसमें कोई भी क्वेश्चन और न्यूमेरिकल इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं है, जो भी चीजें थी हमने यहाँ पर कंसिडर करा दी। ठीक है, अब आपका चैप्टर सेकंड आएगा जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो उसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ बातें हैं जो कि हमको आपको नेक्स्ट वीडियो में बतानी है। ठीक है, आई होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आप लोग स्वस्थ रहिए और अपने आसपास भाई सफाई रखिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।